हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डुअल नेचर सीरीज का दूसरा लेक्चर वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये जो लेक्चर होगा ये इतना इंपॉर्टेंट होगा कि 70 to 80% क्वेश्चंस इसी से डायरेक्टली बोर्ड्स में रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट्स है और ग्राफ्स है, दोनों ऑल टुगेदर एक साथ रखा हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चंस किसी ना किसी फॉर्म में इसी से निकाल के बनाए जाते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं, तो हम लोग जिन टॉपिक्स को इसमें कवर करने जा रहे हैं, ये कवर करने जा रहे हैं, ये कवर करने जा रहे हैं और हेलवॉश एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन साथ में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेलवॉश एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन क्या है। तो इस ऑब्जर्वेशन को अलग से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और कॉन्सेप्ट इतने सिंपल तरीके से समझेंगे जैसे एकदम कोई बच्चा सीखता है, वैसे करके हम लोग वेरियस एग्जांपल्स का यूज करके, सिंपल एग्जांपल्स का यूज करके समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना है कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये हो सकता है एग्जाम में बनाने दे दे। तो अगर बनाने दे दे तो ये डायग्राम थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। इसके ऑप्शन में आप क्या बना सकते हैं उसको हम अभी थोड़ी देर में समझाएंगे। सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये डायग्राम क्या है, यहां पे आप देख रहे हैं एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जिसमें यहां पे एक प्लेट है। ये प्लेट फोटोसेंसिटिव है। फोटोसेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि इस पे लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको फोटोसेंसिटिव मटेरियल है। ये जो चेंबर है वो इवैक्यूएटेड है, इसमें हवा नहीं है। नहीं तो हवा से हो सकता है, गैस से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन में ड्रैग लग जाए और इलेक्ट्रॉन अपने जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच ना पाए। ये हमारा एक दूसरा प्लेट है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो करेगा। तो बेसिकली यहां पे कुछ टर्म्स भी आपको ध्यान में देना है। पहला टर्म क्या ध्यान में देना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो करंट इससे जो स्टैब्लिश इस सर्किट में होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोटो करंट। यहां एक आप देख रहे हैं कम्यूटेटर स्विच। कम्यूटेटर स्विच को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्या होता है कि अपने बाइक में या गाड़ी में इंडिकेटर होता है, तो हम लोग एक साइड करते हैं तो उस साइड का इंडिकेटर जलता है, दूसरे साइड करते हैं तो दूसरे साइड का इंडिकेटर जलता है। यानी ये कम्यूटेटर स्विच क्या करने वाला है, इसका यूज रोबोटिक्स में भी काफी होता है। ये कम्यूटेटर स्विच क्या करने वाला है, ये जो पोलैरिटीज है, इस पोलैरिटीज को अपने नेसेसिटी के हिसाब से पलट देगा। कभी इसको पॉजिटिव रहने देगा, कभी इसको पॉजिटिव कर देगा, कभी ये निगेटिव होगा तो कभी वो निगेटिव होगा। और इसका एक्सपेरिमेंट में आगे हम लोग को फायदा है, उसको हम लोग समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर का काम है कि क्या वोल्टेज है वो मेजर करना इन दोनों प्लेट्स के बीच में। यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर है, एमीटर नहीं है, माइक्रो एमीटर है, क्योंकि करंट काफी कम पास करता है इसलिए माइक्रो में लगता है। माइक्रो का वैल्यू आपको पता होगा, माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶। तो माइक्रो का हमारा वैल्यू हो गया 10⁻⁻⁶। तो माइक्रो एम्पियर में करंट होगा, तो इसके क्रॉस क्या करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में क्या करंट फ्लो कर रहा है, ये कौन मेजर करेगा, ये मेजर करेगा। ये हमारा सेल है या यहाँ बैटरी लगाई है, ये हमको हमारा सोर्स है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का। और साथ में यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रियोस्टैट लगा हुआ है। ये रियोस्टैट क्या करेगा, ये रियोस्टैट हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको घटाएगा और बढ़ाएगा। और रेजिस्टेंस को घटाने और बढ़ाने से क्या फायदा होने वाला है, फायदा ये होने वाला है कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है वो चेंज करने वाला है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें रोल किसका है वो है कम्यूटेटर स्विच का। कम्यूटेटर स्विच पोटेंशियल डिफरेंस को अपने जरूरत के हिसाब से बदल देगा, समटाइम्स दिस पॉजिटिव, समटाइम्स दैट पॉजिटिव। तो ये हमारा सर्किट है। इस सर्किट में अगर एग्जाम में आपको बनाना है तो आप सारा चीज बना दीजिए। सारा चीज ये ऊपर वाला चीज बना करके आप सिंपल में क्या कर सकते हैं कि नीचे में आप सिंपल एक बार ऐसे करके बैटरी लगा दीजिए और दूसरे बार बैटरी का पोलैरिटी पलट दीजिए। इसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं है कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, कैसे कैसे क्या ऑब्जर्वेशंस मिले। इसमें कुछ डिफिनीशंस भी सामने निकल के आए थे, वो क्या थे, बेसिकली ये लेनार्ड और हेलवॉश के दोनों के कलेक्टिव ऑब्जर्वेशंस थे, वो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग समझेंगे। तो चलिए इस डायग्राम को सबसे पहले समझते हैं। हमारे पास एक इवैक्यूएटेड चैम्बर है, यहां पे एक क्वार्ट्ज विंडो होता है। क्वार्ट्ज विंडो से इस प्लेट पे रेडिएशन पड़ेगा। आप एग्जाम में ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं, इसी का बात हम लोग अभी कर रहे थे। आप चाहे तो यहां
स्विच लगा सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं। आप चाहें तो साथ में एक रियोस्टैट भी लगा सकते हैं। रियोस्टैट लगाने से क्या होगा कि आपका रेजिस्टेंस आप वेरी करा पाएंगे एक्सपेरिमेंट करने के दौरान में, और एक टाइम में आपने इसको पॉजिटिव रखा है, अगले टाइम में इसको पलट के आप यानी दो डायग्राम्स बना देंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक बार इस साइड को पॉजिटिव रखेंगे, दूसरी बार उस साइड को पॉजिटिव रखेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ये जो हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, ये जो हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इस पे रेडिएशंस पड़ेगा, इस पे रेडिएशंस पड़ेगा, और इस रेडिएशन की कुछ फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी होगी। कोई भी लाइट होगा उसके पास उसका अपना कुछ फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी तो होता ही है। तो लाइट जो पड़ेगा उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी होगी। तो हेलवाश और लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन कलेक्टिवली जो हम बता रहे हैं उसको पहले हम लोग समझते हैं। क्या होता है कि जब किसी भी मेटल पे लाइट पड़ता है तो कभी कभी ऐसा ऑब्जर्व होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, और कभी कभी ऐसा ऑब्जर्व होता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। तो जैसे मान लीजिए हम ही लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक मेटल सरफेस है, हम लोग उस पर एक लाइट डालेंगे और लाइट डाल के देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकला कि नहीं निकला। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो हम लोग लाइट डालेंगे और फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकलने का इंतजार करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? हम लोग लाइट को और ज्यादा ब्राइट कर देंगे, यानी और ज्यादा इंटेंस लाइट कर देंगे। पहले अगर 50 वाट का लाइट जला रहे थे, अब 100 वाट का लाइट जला देंगे, फिर हम लोग 1000 वाट का लाइट जला देंगे, फ्लड लाइट जला देंगे। तो हमारे मन में पहली बात यही आती है कि इंटेंसिटी बढ़ा दो। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो बाहर निकलेगा। लेकिन ऐसा ही उस समय के साइंटिस्ट ने किया, और हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। यानी साइंटिस्ट का एक ऑब्जर्वेशन जो आया कि भाई इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। यानी अगर हम लोग किसी मेटल प्लेट पे विजिबल लाइट का 10,000 वॉट का भी बल्ब जला रहे हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। दूसरी तरफ उन्हीं वैज्ञानिकों ने ये ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम लोग 10,000 वॉट के जगह पे 1 वॉट का अल्ट्रा वायलेट का लाइट साइन कर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। अब समझना ये बहुत मुश्किल नहीं है कि विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट लाइट में क्या डिफरेंस है। आप ईएम वेव चैप्टर में, क्लास 12 के लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर में आप ईएम वेव्स में अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं। अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक ज्यादा होती है, विजिबल से तो काफी ज्यादा होती है। यानी अगर किसी भी लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा यानी उसका एनर्जी ज्यादा होगा। यानी कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम लोग को किसी मेटल सरफेस पे लाइट डालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के पर्पज से तो एक ऐसा लाइट डालना चाहिए जो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए वो उसको सप्लाई कर दे। हम लोग पिछले क्लास में यही सेम चीज पढ़े थे कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक न्यूक्लियस है जिसमें प्लस Ze चार्ज है, जिसमें न्यूक्लियस में प्लस Ze चार्ज है, और यहां एक इलेक्ट्रॉन है और इसका जो ड्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये हमारा ड्यू है। और अगर ये एनर्जी आप इसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसको सिंपल एग्जांपल से हमने समझा था कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट में 5,000 रुपीज का कुछ खा लिए और आपके पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए, तो आप तब तक वहां पे आपको रोक के रखेगा जब तक उसको 5,000 रुपये आप चुका ना दें। अगर कोई आदमी आता है आपके हेल्प के लिए और 3,000 रुपये देता है, कहता है कि 2,000 रुपये बाद में छोड़ दो, तो रेस्टोरेंट वाला ज्यादा चांसेस है कि मना कर दे कि नहीं आप इसके अंदर ही रहो। वैसे ही जब तक 2,000 रुपये और नहीं आ जाएगा रश, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। यानी इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो चाहिए। यानी अगर ये एनर्जी आप इसको जब तक नहीं देंगे तब तक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा निकलने वाला नहीं है। यानी एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहां पे इसको चाहिए। तो कितना एनर्जी चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे एक टर्म जो है डिफाइन होकर के आता है वर्क फंक्शन का, जिसका सिंबल होता है फाई नॉट। इसको फाई नॉट बोलते हैं और इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये होता है फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। एच यहां पे जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है हमारा? वर्क फंक्शन। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि इंटेंसिटी कितना भी इंक्रीज कर दीजिए आप,
इसको कितना भी इंक्रीज कर दीजिए, आपका इलेक्ट्रॉन जो है नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, जो कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम है। ये 13.6 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितना है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतना तो इसको चाहिए ही। और इतना जब तक आप इसको नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी इसका वर्क फंक्शन क्या हो गया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन का डिफिनीशन बेसिकली क्या हो गया? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फॉर इट्स एजेक्शन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगा पीपीटी में, तो आप उसके लिए भी चिंता नहीं कीजिए, आप सिर्फ इसको अभी समझने पे ध्यान दीजिए। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उतनी फ्रीक्वेंसी का लाइट तो चाहिए ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यानी जब हम लोग विजिबल लाइट डाल रहे थे, तो विजिबल लाइट हम लोग 10,000 वॉट का डालें, अगर उसके फ्रीक्वेंसी को, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को मीट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मीनवाइल जैसे ही हम अल्ट्रा वायलेट लाइट डालते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट डालने से क्या होता है? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अगर कम वाट का भी लाइट डालते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर अल्ट्रा वायलेट से भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, तो आप फिर एक्सरे डालेंगे, और एक्सरे के बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन है, आप गामा डालेंगे। तो गामा की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन तो होना ही होना है, तो वहां पे पेनिट्रेशन उसका मैक्सिमम है। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल के लिए, हालांकि गामा का फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि वो मेटल प्लेट को पेनिट्रेट कर देगा, तो उस पर भी हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन किस बात पे निर्भर करता है। ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है कि वो इस बात पे निर्भर करता है कि मिनिमम जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, ये दोनों फुलफिल हो जाना चाहिए। इंटेंसिटी कुछ भी रखो, इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं निकलने में उसका कोई योगदान, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इतना तो अब हेल्महोल्ट्ज़ और लेनार्ड अपने ऑब्जर्वेशन में समझ चुके थे। लेकिन फिर यह भी तो सवाल उठता है कि क्या इंटेंसिटी का कुछ काम ही नहीं है क्या? अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा दें, कोई 10 वाट के बल्ब के जगह पे 100 वाट का बल्ब जला दें, जैसे मान लीजिए अगर अल्ट्रा वायलेट हम लोग डाल रहे हैं, 1 वाट का अल्ट्रा वायलेट डाले और अल्ट्रा वायलेट डाले तो इलेक्ट्रॉन निकला। अब 1 वाट के अल्ट्रा वायलेट की जगह पे अगर हम लोग 100 वाट का अल्ट्रा वायलेट डालेंगे या 1000 वाट का अल्ट्रा वायलेट डालेंगे, तो क्या कोई फायदा नहीं होगा? तो उसका भी ऑब्जर्वेशन सामने निकल के आया। क्या सामने ऑब्जर्वेशन निकल के आया है? उसका भी ऑब्जर्वेशन सामने निकल के आया। उसका भी ऑब्जर्वेशन सामने निकल के आया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो बढ़ गया। यानी इस एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का पहला कंडीशन की जो फ्रीक्वेंसी पड़ा है, ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो पहले अगर जहां 1 इलेक्ट्रॉन निकलता था, तो अब यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा? अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखेगा। यानी इंटेंसिटी अगर बढ़ाते हैं तो उससे क्या रिलेटेड है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड है। तो जो इंटेंसिटी है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन के निकलने में तो मदद नहीं कर रहा है, बट ये रिलेटेड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये यही डिसाइड करेगा। यहां पे ये 2 चीज समझना है। तो 2 ऑब्जर्वेशन अगर कंक्लूड हम लोग करें कि पहला ऑब्जर्वेशन कि अगर किसी मेटल सरफेस से लाइट निकालना है, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्रॉस करिए, वर्क फंक्शन जितना एनर्जी कम से कम दीजिए, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और अगर इसके बाद फर्दर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या होगा? ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। और इन सारे फैक्ट्स का असर पड़ता है, ग्राफ ड्रॉ होता है। तो अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप ग्राफ भी समझ जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब जैसे हम लोग ग्राफ पे मान लीजिए चलते हैं, तो एक्सपेरिमेंट 1 ग्राफ क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फोटो करंट बढ़ेगा, उसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ हमारा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम लोग पोटेंशियल चेंज करेंगे, तो पोटेंशियल की बात अभी हमने नहीं पढ़ी है, हम लोग पोटेंशियल चेंज करेंगे। पोटेंशियल चेंज करने का मतलब कि अगर मान लीजिए ये जो पोलैरिटी है इसको बदल देंगे, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने पे या फोटो करंट पे क्या असर पड़ेगा, ये हम लोग को अब समझना है उस वाले ग्राफ में, यानी हमारे एक्सपेरिमेंट 2 में। एक्सपेरिमेंट 3 में आ जाएंगे तो 3 में क्या होगा? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा? सर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? एक नया टॉपिक है। हाँ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल को।
2 मिनट हम लोग रुक जाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और फिर हमारा ये लास्ट ग्राफ है जिसमें वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है हम लोग समझेंगे। तो ये सब समझने के लिए सबसे पहले हम लोग फिर से अपने एक्सपेरिमेंट पे चले जाते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था। तो अब हमारा एक्सपेरिमेंट जो है ये है, यहां पे मान लीजिए हमारा जो लाइट पड़ा है, इस डायग्राम को फिर से हम लोग बना लेते हैं कि मान लीजिए हमारा एक वही इवैक्यूएटेड चैम्बर है, क्वार्ट्ज विंडो है, यहां से लाइट पड़ा, यहां एक मेटल सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा है? क्योंकि जो लाइट पड़ा है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। जो लाइट पड़ा है उसकी फ्रीक्वेंसी, यहां जो लाइट पड़ा है, लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, और इंटेंसिटी कुछ है जिससे फ्यू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यानी कि मान लीजिए इंटेंसिटी कुछ इस तरीके का है, ये समझने के लिए मान रहे हैं कि मान लीजिए यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। 100 इलेक्ट्रॉन मानना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा संख्या में निकलती है, लेकिन मानने के लिए, समझने के लिए ये एग्जाम्पल का हम लोग मदद लेंगे कि मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये किधर की तरफ मूव करेगा? 100 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सामने की तरफ, सामने की तरफ मूव करेगा। ये मूव करेगा और इसको ऑल द वे यहां से चल करके यहां जाना है। मान लीजिए अगर आप इसको, इस टर्मिनल को निगेटिव कर दें और इस टर्मिनल को पॉजिटिव कर दें, अगर मान लीजिए उस टर्मिनल को आपने कर दिया है निगेटिव और इस टर्मिनल को आपने कर दिया है पॉजिटिव, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पॉजिटिव से अट्रैक्टेड रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के क्यों उधर जाना चाहेगा? ये चाहेगा अपन इधर ही रह लेते हैं ना, क्यों जाना है उधर? और वो जो निगेटिव है वो हमारा इसको रिपेल करेगा कि भाई तुम आगे क्यों आ रहे हो, तुम पीछे ही रहो, हमको नहीं चाहिए तुम। लेकिन मान लीजिए आपने जब यहां लाइट डाला, तो जब आपने लाइट डाला तो आइंस्टीन के लॉ में आप पढ़ेंगे, के का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट या ई माइनस फाई नॉट। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको डिटेल में समझेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो लाइट पड़ा है उसकी एनर्जी माइनस जो मिनिमम उसको चाहिए था, उस दोनों एनर्जी का डिफरेंस होगा। मान लीजिए इसको चाहिए था निकलने के लिए 10 जूल एनर्जी, वहां से आपने डाल दिया 20 जूल एनर्जी। या मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने डाल दिया, बस यूनिट हमने चेंज किया है, कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों एनर्जी का ही यूनिट है। इसको अगर 10 जूल या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था, आपने 20 डाल दिया, तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों का? चाहिए था 10, आपने डाला है 20, तो बच गया कितना एक्स्ट्रा? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करेगा? ये मूव करेगा सामने की तरफ, उस प्लेट की तरफ मूव करेगा। और आपको पिछले वाले वीडियो 1 में मैंने समझाया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर ऑर्बिट्स में रहते हैं वो सबका एनर्जी कम, उन लोग को कम एनर्जी में भी उसका एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन हो जाता है, मुकाबले जो इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिट्स में हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे सबका जो काइनेटिक एनर्जी होगा सेम नहीं होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फास्टर उधर की तरफ चलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है उधर स्लोअर निकलेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स 10 जूल का डिफरेंस लेके चलेंगे, कुछ को 8 ही जूल चाहिए था, वो बाहर वाले ऑर्बिट में था, तो 12 काइनेटिक एनर्जी लेके चलेगा। और अगर आप इसको निगेटिव कर रहे हैं तो वहां से फील कर रहा है रिपल्सन, वहां से ये फील कर रहा है रिपल्सन, वो वहां पहुंचना नहीं चाह रहा, वो पहुंचने नहीं देना चाह रहा है। अब इसको आप और ज्यादा निगेटिव और ज्यादा निगेटिव और ज्यादा निगेटिव करेंगे तो ये और ज्यादा रिपल्सन फील करेगा, और ज्यादा रिपल्सन फील करेगा, और ज्यादा रिपल्सन फील करेगा। तो यहां पे होगा क्या, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए मान लीजिए पहले आप यहां पे रखे हैं -10 वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन निकला था, 10 वोल्ट पे मान लीजिए इसमें 90 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। इसको थोड़ा हम लोग एक फ्रेश डायग्राम में समझ लेते हैं, थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम लोग बड़ा सा बना लेते हैं वैक्यूम चैम्बर। यहाँ पे ये हमारा मेटल सरफेस है, और बाकी सारा चीज अभी नहीं बना रहे क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देते हैं। यहां से लाइट पड़ा,
यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, और कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, ये जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इसकी जो एनर्जी है लाइट पड़ी है उसका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकल भी पाया है। और इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, जो भी इसका इंटेंसिटी I1 है उस इंटेंसिटी पे मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन निकला है। ये निगेटिव है इस साइड में, निगेटिव, और इस साइड में क्या है, पॉजिटिव है। मान लीजिए इस साइड में पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, निगेटिव इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी जो है अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां तो जाएंगे ही जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच जा रहे हैं, मान लीजिए पहले ये कितने वोल्ट पे रखा है हमने, -10 वोल्ट पे रखा है। मान लीजिए पहले हमने रखा है -10 वोल्ट पे, तो मान लीजिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 100 इलेक्ट्रॉन में से यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन में से 90 इलेक्ट्रॉन जो है, और सॉरी 100 में से जो है 90 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया और 10 इलेक्ट्रॉन यहां फॉल कर गया। 10 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां जाने के दरमियान ये नीचे फॉल कर गया। कितना, 10 इलेक्ट्रॉन इधर फॉल किया और 90 इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, सामने उस प्लेट पे अचीव हो गया, और ये सर्किट कंप्लीट कर दिया और करंट बिल्डअप हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझिए। अब मान लीजिए इसको और ज्यादा निगेटिव करते हैं, और ज्यादा निगेटिव करते हैं मतलब इसको हम लोग करते हैं -30 वोल्ट। अब -30 वोल्ट किए तो क्या हुआ, ये फिर और ज्यादा रिपल्सन फील हो रहा है, और ज्यादा रिपल्सन उधर से लग रहा है, और रिपल्सन लगने से जहां ये 10 इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा था, अब यहां कितना इलेक्ट्रॉन गिरने लगेगा, मान लीजिए, मानने के लिए हम लोग समझते हैं 40 इलेक्ट्रॉन गिर गया, तो यहां कितना पहुंचेगा, 60 इलेक्ट्रॉन ही बेचारा पहुंच पाएगा। तो यहां कितना पहुंचा, 60 इलेक्ट्रॉन पहुंच पाया। मान लीजिए इसको और ज्यादा निगेटिव कर देते हैं, इस प्लेट को और निगेटिव कर देते हैं, कितना कर देते हैं, -70 वोल्ट कर देते हैं। अब और ज्यादा रिपल्सन होने लगा। अब चूंकि फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिक्स्ड है, तो अब ये जो निकल रहा है ये और ज्यादा रिपल्सन फील कर रहा है, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन गिरेगा, अब जो इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए यहां पे 70 इलेक्ट्रॉन नीचे फॉल कर गया, और यहां पे 30 इलेक्ट्रॉन रीच किया। ऐसे करते करते मान लीजिए हमने इसको कर दिया -100 वोल्ट्स, और आप ये महसूस करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उसका 100 का 100 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन निकला था, 100 इलेक्ट्रॉन्स निकला था, 100 का 100 इलेक्ट्रॉन गिर गया, और यहां पे पहुंचा कितना, अब 100 गिर गया है, 100 ही निकला था, तो यहां कितना पहुंचा, 0 इलेक्ट्रॉन पहुंचा। यहां कितना पहुंचा, 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पोटेंशियल है ना, ये खास पोटेंशियल है। ये जो पोटेंशियल क्या है, ये खास पोटेंशियल है, ये मामूली पोटेंशियल नहीं है। इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोटेंशियल को ही हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब ये वैसा पोटेंशियल है जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया कि भाई तुम यहां नहीं आ सकते, मैं रिपेल कर रहा हूं, तुम लोग क्यों बात नहीं मान रहे हो। तो सबसे पहले जब ये लेस निगेटिव था, -10 वोल्ट था, -30 वोल्ट था, -70 वोल्ट था, तब तक रिपल्सन कम हो रहा था। तो जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था, यानी आउटर इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास ज्यादा एनर्जी थी, वो यहां तक रीच करके सर्किट कंप्लीट करके फोटो करंट को स्टैब्लिश रहने दिया। लेकिन जब इसको इतना ज्यादा निगेटिव कर दिए, इतना ज्यादा, ये अलग अलग केस के लिए अलग अलग हो सकता है, इतना ज्यादा निगेटिव कर दिए कि जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी है वो भी फॉल कर गया, और इस प्लेट पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा। तो एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं, चार्ज कैरियर पहुंचा ही नहीं, तो फोटो करंट तो होगा नहीं, तो करंट हमारा स्टॉप कर गया। ये कॉन्सेप्ट जिसको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, और इसको हमने बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अगर मान लीजिए अगले केस में हम लोग इस निगेटिव पोटेंशियल को पॉजिटिव पोटेंशियल करते हैं, तो अभी क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, और तभी क्या होगा, अट्रैक्शन होने लगेगा, ये खींचने लगेगा। तो उसका क्या असर पड़ेगा वो हम लोग समझते हैं। देखिए एक अगला केस जो है वो हम लोग यहां देखते हैं। ये केस जो है हमारा कंक्लूड करें तो इसमें किसका असर पड़ा, पोटेंशियल का क्या असर पड़ा वो हम लोग समझ रहे हैं
कि पोटेंशियल का क्या असर पड़ा है। अगले केस में हम लोग देखते हैं क्या होगा। सेम हम लोग डायग्राम बड़ा सा वैक्यूम ट्यूब बना लेते हैं ऐसा करके। यहाँ पे मान लीजिए वो उसका रास्ता है जिससे लाइट पड़ सकता है मेटल पे। लाइट इससे ऐसे करके पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकला है। पिछले बार की तरह कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? 100 इलेक्ट्रॉन ही निकला है, ऐसा मान के चलते हैं 100 इलेक्ट्रॉन निकला है। लेकिन इस बार क्या है, इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। ये डायग्राम आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, ये बस आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। देखिए यहां पे लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकला, फैक्टर्स कंक्लूड करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी ये पॉजेस कर रहा है ये ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी ये पॉजेस कर रहा है ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करेगा, के जो पॉजेस करेगा आइंस्टीन वाले लॉ से, एनर्जी माइनस फाइ नॉट, तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कुछ काइनेटिक एनर्जी है उसको लेके ये यहां जा रहा था। तो मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन निकला और इसको इस बार हमने क्या कर रखा है पॉजिटिव, और इसको हमने क्या कर रहा है निगेटिव कर रखा है। अब निगेटिव क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन को ले लो, भाग यहां से, जल्दी जल्दी भागो यहां से। और पॉजिटिव क्या बोलेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अट्रैक्ट कर रहा है। ये भगाने के लिए परेशान, वो अट्रैक्ट करने के लिए परेशान। अब इसके फेवर में क्या है, इलेक्ट्रॉन भाई साहब के फेवर में क्या है कि भैया यहां से चलो, बोरिया बिस्तर बैग एंड बैगेज लेकर के यहां चले जाओ, सिंपल रास्ता इसके पास है। तो इलेक्ट्रॉन क्या प्रेफर करेगा कि यहां ना रह करके वहां चले जाए। तो यहां पे मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन इससे निकला है, 100 इलेक्ट्रॉन निकला है। तो पहला केस मान के चलते हैं, मान लीजिए 10 वोल्ट पॉजिटिव पोटेंशियल आपने लिया। पिछले बार आपने क्या लिया था, देखिए आपने लिया था -10 वोल्ट। -10 वोल्ट पे हम लोग एजम्पशन हमने लिया, माना था कि 90 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा है। तो मान लीजिए यहां पे +10 वोल्ट आपने लिया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा मान के चलते हैं अपन कि मान लीजिए यहां पे 95 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, ठीक है, 95 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है। या फिर निगेटिव वैल्यू से ले लेते हैं, मान लीजिए निगेटिव वैल्यू के साथ ले लेते हैं, रुक जाइए। सबसे पहले आपने क्या कर रखा है, ये सारा वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं। 70 पे 30, यहां से ले लेते हैं, -30 पे 60, -30 वोल्ट जब उल्टा था तो इसमें कितना पहुंच रहा था, 60 पहुंच रहा था। जब आप इसको पॉजिटिव कर रहे हैं, यानी कि -30 है, तो आप इसको कर रहे हैं -10 कर रहे हैं। तो पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉन कितना हो जा रहा है, पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है -10 पे 90 इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहा है। अब इसको और ज्यादा पॉजिटिव करेंगे, यानी 0 वोल्ट करेंगे, तो मान लीजिए 92 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। गिरने वाली की संख्या रिस्पेक्टिवली कितनी हो जाएगी, 60 वाले केस में 40 यहां फॉल कर जा रहा था, फिर 90 वाले केस में कितना फॉल कर रहा था, 10 इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा था। 92 केस में 8 ही इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। अगर मान लीजिए इसको हम लोग +10 वोल्ट कर रहे हैं, +10 वोल्ट कर रहे हैं, +10 वोल्ट कर रहे हैं, या +50 वोल्ट कर रहे हैं, या +60 वोल्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये वो पोटेंशियल है जिसमें सारा इलेक्ट्रॉन जो गिरा हुआ था, जिसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वहां तक पहुंच सके, वो भी बेचारा अपनी काइनेटिक एनर्जी को मिला करके, उसके अट्रैक्शन से मिला करके वो वहां पहुंच गया। यानी 100 के 100 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या गिरा, कुछ भी नहीं गिरा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गया। तो ये जो है हमारा, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन हो जाना। यानी अब फर्दर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ सकता है, मतलब इससे ज्यादा करंट हो ही नहीं सकता है। करंट क्यों नहीं हो सकता है, अगर आप इंटेंसिटी सेम रखने जा रहे हैं, अगर करंट क्यों नहीं हो सकता, अगर आप इंटेंसिटी सेम रखने जा रहे हैं, तो इंटेंसिटी सेम रखेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। अभी यहां पहुंचने की संभावना कितनी थी, 100 इलेक्ट्रॉन की, तो 100 इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके अट्रैक्ट होते होते 100 के 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो अब इसमें और इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, इसको और ज्यादा पॉजिटिव करेंगे, तो ये जो 100 इलेक्ट्रॉन था वही ना वहां पहुंचेगा। अब आप कहेंगे सर हम इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर देंगे, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं, सर निकलेगा, लेकिन उसको तब फील्ड एमिशन कहेंगे ना, तब वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं रह जाएगा। इसलिए यहां पे ध्यान रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तक, और वो पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। आप देखें 10⁸ वोल्ट पर मीटर का फील्ड लगाना, ये मामूली फील्ड नहीं है, ये बैटरी के बस का बात नहीं है।
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड था वो। तो यहाँ पे फील्ड एमिशन नहीं होने जा रहा है। अगर हम लोग बात करें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से निकला हुआ है इसके प्रेजेंट इंटेंसिटी की वजह से, उस वजह से जितना निकला है उसको पॉजिटिव करने से ही होगा कि वो सारा का सारा वहां पहुंच जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी दिमाग में रखिए, फिर सबको जोड़ के एक बार समझाएंगे, ज्यादा क्लियर होगा। तो ये सारी बातें हो गई। अब चले आते हैं हम लोग, हमारे पास ग्राफ है, तो निगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव करने से क्या हुआ वो आप समझ चुके हैं। अब हम लोग चले आते हैं इस पे, इस ग्राफ पे, पहले ग्राफ पे आपके पास क्या था, वो वैक्यूम ट्यूब है। यहां पे आपने लाइट डाल रखा है मेटल शीट पे, ये लाइट से इलेक्ट्रॉन निकला और आपका जो इंटेंसिटी है वो आई है। अब क्या कर रहे हैं, अगले टाइम में आप इंटेंसिटी I1 कर रहे हैं, अगले टाइम में इंटेंसिटी I2 कर रहे हैं, अगले टाइम में इंटेंसिटी I3 कर रहे हैं, और मान लीजिए ये इंटेंसिटी आप इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो जो एक्सपेरिमेंट है इसमें जो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके जगह पे अब इंटेंसिटी बढ़ेगा तो 200 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 400 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 450 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 800 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 500 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो भी इंक्रीज करेगा। ये हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेगा, क्योंकि फोटोन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करता है। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किया, अगर ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोन्स की संख्या बढ़ेगी, फोटोन्स की संख्या बढ़ेगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां निकलने का संभावना बढ़ जाएगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस बात पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे, इस बल्ब का ब्राइटनेस 100 वाट, 1000 वाट, 10,000 वाट, 1,00,000 वाट, वॉटेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेगा तो चार्ज कैरियर्स बढ़ रहा है, चार्ज कैरियर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर करंट भी अपना बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता है, ये ग्राफ आपको पूछता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके में भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से, या फिर कमेंट में ही आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो ये ग्राफ अगर आपको आता है तो इस तरीके से इसको समझना है कि आप अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहा है, तो इस ग्राफ में आप यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्लॉट कर सकते हैं, इस ग्राफ में आप यहाँ पे फोटो करंट भी प्लॉट कर सकते हैं, और यहाँ आप प्लॉट क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारा फोटो करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। तो ये आपका पहला ग्राफ है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्रीक्वेंसी यहां कांस्टेंट रखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ना है, अगर फ्रीक्वेंसी यहां चेंज करेंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, वो जिस स्पीड से पहुंच रहा है वो स्पीड चेंज हो जाएगा। वो क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो उसका काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा। वो आपने अभी काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में समझा था, K इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू, ये जो लाइट फॉल किया है उसकी एनर्जी है, माइनस एच न्यू नॉट। तो ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है आपका। तो अगर मान लीजिए आप ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ये पूरा फिक्स्ड है, अगर ये बढ़ाएंगे तो ये इंक्रीज कर जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ये इंक्रीज करेगा, इफ इंक्रीज्ड तो इंक्रीज करेगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, लेकिन इसका असर यहां नहीं पड़ेगा, ये ग्राफ ऐसा ही होगा। ये था आपका पहला ग्राफ। अब चले आते हैं दूसरे ग्राफ पे। दूसरा ग्राफ क्या कहता है, ये सब कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन ये ग्राफ क्या है उसको समझते हैं। देखिए, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी कांस्टेंट। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, और अगर इंटेंसिटी बदलेंगे तो भी क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। देखिए, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारा वो एक्सपेरिमेंट हम लोग वापस याद करते हैं। यहां से लाइट पड़ रहा है, ये हमारा चेंबर है, यहां से लाइट पड़ रहा है,
यहां हमारा इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर मान लीजिए इसको अपन पॉजिटिव कर रहे हैं, पोटेंशियल को पॉजिटिव कर रहे हैं, तो यहां आप जीरो देख रहे हैं ना, ये जीरो, इस जीरो के इधर क्या है, निगेटिव पोटेंशियल है, और जीरो के इधर क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। इस जीरो के इधर क्या है, निगेटिव पोटेंशियल, और जीरो के इधर क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल। यानी एक्स एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया है, पोटेंशियल प्लॉट किया है। कौन सा पोटेंशियल, जो आप यहां पे लगा रहे हैं, जो आप यहां पे लगा रहे हैं, जो बैटरी आप यहां पे लगा रहे हैं, वो कहां प्लॉट किया हुआ है, नीचे प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इस एक्सिस पे आप क्या प्लॉट कर रहे हैं, इस एक्सिस पे आप करंट यानी फोटो करंट प्लॉट कर रहे हैं। फोटो करंट प्लॉट कर रहे हैं यानी इससे जो करंट फ्लो कर रहा है, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, अब वो इसमें प्लॉट कर रहा है। ये करंट किस में प्लॉट कर रहे हैं, वो करंट प्लॉट कर रहे हैं यहां पे, ये यहां पे आप करंट प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है उसको समझते हैं। अभी आपने समझा था कि मान लीजिए इसको अपन निगेटिव रखते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, निगेटिव रखते हैं। निगेटिव रखते हैं तो क्या होगा, और इसको बहुत ज्यादा निगेटिव रखते हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव, इवन द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बेचारा गिर जाएगा नीचे, यहां पहुंच नहीं पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, करंट होगा, करंट नहीं होगा, तो ये बेचारा करंट, यहां फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाया तो यहां करंट होगा नहीं। तो आप यहां पे देखिए, ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल निगेटिव में। सर ऐसे क्यों आपने वी लिखा है, मैं ऐसे लिखूंगा, हाँ लिख लीजिए, माइनस साइन लेकिन लगा दीजिएगा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसमें करंट नहीं होगा। तो करंट क्या है, सामने में देखिए करंट क्या है, जीरो है, तो हमारा करंट क्या हुआ, यहां पे जीरो हुआ करंट। लेकिन जैसे जैसे आप इस निगेटिव पोटेंशियल को, जैसे -100 वोल्ट था, इसको -70 वोल्ट करेंगे, -60 वोल्ट करेंगे, -50 वोल्ट करेंगे, -50 वोल्ट करेंगे, मतलब लेस निगेटिव करते जाएंगे। जब इसको आप लेस निगेटिव करते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, अगर आप इसको लेस निगेटिव करते जाएंगे तो क्या होगा, समझिए, ये लेस निगेटिव होता जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका करंट भी बढ़ने लगा। देखिए आप अभी ये फिलहाल ये दो ग्राफ को इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर इट, आप सिर्फ एक ग्राफ देखिए, बस एक ग्राफ देखिए। ठीक है, तो अगर अपन क्या करेंगे, हमारा पोटेंशियल को पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ने लगेगा, और करंट बढ़ने लगा। अब इसको हमने क्या कर दिया है, 0 वोल्ट पे ले आए हैं, प्लस माइनस क्या मानना चाहते हैं, 0 वोल्ट, सीधे लिखिए कि 0 वोल्ट पे ले आए, 0 वोल्ट पे ले आए। अब आप +10 वोल्ट करेंगे, +20 वोल्ट करेंगे, +70 वोल्ट करेंगे। आपको याद होगा कि जो सब गिरा हुआ इलेक्ट्रॉन्स था, सारे इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं वो ग्राफ जहां समझे थे, वो जो एक्सपेरिमेंट समझे थे। देखिए +60 वोल्ट जब ले आए थे, तो जो गिरा हो रहा इलेक्ट्रॉन था वो सब जो है यहां अट्रैक्ट होकर के पहुंच गया, और अब इसके बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है फॉर दैट पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी पे 100 इलेक्ट्रॉन निकला है, और 100 का 100 इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे पहुंच गया। अब कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा भाई, वही चीज तो यहां पे हो रहा है। अगर मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन निकला है, 100 इलेक्ट्रॉन निकला था, तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, यानी करंट जो है वो अब सैचुरेट कर गया। इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। अब फर्दर करंट और ऊंचा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जब इसको पॉजिटिव कर दिया तो फिर इंटेंसिटी I1, मान लीजिए I1 इंटेंसिटी पे हमारा कितना इलेक्ट्रॉन निकला था, I1 इंटेंसिटी पे 100 इलेक्ट्रॉन निकला, I2 इंटेंसिटी पे कितना निकला, 200 इलेक्ट्रॉन निकला, I3 इंटेंसिटी पे जो है 300 इलेक्ट्रॉन निकला। तो जिसपे जितना इलेक्ट्रॉन निकला है उस पे फाइनली जब पूरा अट्रैक्शन हो जाएगा तो उतना इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। तो 100 इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका सैचुरेशन यहां हुआ, 200 इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका सैचुरेशन यहां हुआ, और 300 इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका सैचुरेशन यहां पे हुआ। ठीक है, ये सारा इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे हम लोग इसको फिर से कंक्लूडिंग रूप में अगर समझें कि जब हम लोग यहां लाइट डाल रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और निकल करके क्या हो रहा है, सामने पहुंच रहा है। हम लोग जो पोटेंशियल को निगेटिव से पॉजिटिव साइड शिफ्ट करते हैं,
तो जो 100 इलेक्ट्रॉन अगर इंटेंसिटी I1 लेके आए हैं हम लोग, तो 100 इलेक्ट्रॉन गिरा है, 100 इलेक्ट्रॉन निकला है। 100 में से शुरू में निगेटिव पोटेंशियल पे 50 इलेक्ट्रॉन यहां मान लीजिए गिर गया, 50 यहां पहुंचा। लेकिन जब आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे तो 50 जो गिरा था ये सब भी अट्रैक्ट होकर यहां पहुंचने लगेगा, तो यहां 100 के 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना गिरेगा? 0 इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेगा। जब ये सीन हो जाएगा, ये सीन हो जाने के बाद और इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा भाई? तो अब इससे ज्यादा करंट हमारा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम करंट है। लेकिन मान लीजिए इंटेंसिटी I2 डाले होते आप उस वक्त कांस्टेंट, देखिए यहां पे जो हमने लिखा इंटेंसिटी कांस्टेंट, मतलब एक पार्टिकुलर ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं, तीनों के लिए नहीं। पार्टिकुलर ग्राफ, इसमें क्या इंटेंसिटी I1 फिक्स्ड है, 100 इलेक्ट्रॉन निकला है, 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरी इंटेंसिटी I2, उसमें 200 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 200 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 200 में क्या हुआ? इसमें शुरू में क्या हुआ था? 50 इलेक्ट्रॉन गिरा था, 50 इलेक्ट्रॉन पहुंचा था। जब 200 निकला है तो 200 में 100 गिरा है, 100 पहुंचा है। तो 100 गिरा है, 100 पहुंचा है, तो शुरू से ही करंट थोड़ा ज्यादा होगा ना उसके मुकाबले में। तब देखिए इसमें शुरू से ही करंट जो है थोड़ा सा ज्यादा है और इसका सैचुरेशन भी ज्यादा वैल्यू पे हुआ है। वैसे ही जब 300 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो शुरू से ही 75 इलेक्ट्रॉन 150 इलेक्ट्रॉन्स गिरा है, 150 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचा है। उसको जब पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव कर देंगे तो फाइनली सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे। ये ग्राफ हमारा इस तरीके से सैचुरेशन करंट को अप्रोच करेगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम अपने कॉन्फिडेंस के लिए आपको इस एक बार और इस चीज को समझा देते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसके आगे फॉरवर्ड करके देख लीजिए, लेकिन नहीं समझे हैं तो हम आपके लिए एक बार और समझा रहे हैं, इस ग्राफ को समझा रहे हैं। देखिए हमारा मकसद यह है कि जो वीक से वीक स्टूडेंट भी है वो भी यहां इस चीज को समझ के जाए, क्योंकि अगर ये समझ गए आप एग्जाम में क्वेश्चन बना लेंगे। तो जो समझ गए हैं वो मूव ऑन करिए, आगे वीडियो देखिए। जो नहीं समझे हैं इसको फिर से समझ के जाइए। देखिए फिर से हम बता रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये हमारा दो प्लेट से बेसिकली वैक्यूम ट्यूब में दो प्लेट्स है, यहां पे लाइट पड़ा है। सबसे पहले इंटेंसिटी I पड़ा, मान लीजिए इंटेंसिटी I में कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? 100 इलेक्ट्रॉन निकला है। 100 इलेक्ट्रॉन निकला है, 100 इलेक्ट्रॉन से 50 इलेक्ट्रॉन इधर गिरा और 50 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। शुरू में जब ये एकदम निगेटिव है, जैसे मान लीजिए -100 वोल्ट पे है, तब तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा है और 100 के 100 इलेक्ट्रॉन गिर गया है, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है ना। तो 100 वोल्ट पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, सब का सब इलेक्ट्रॉन यहीं गिर गया। यहां देखिए सब का सब इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पे फॉल कर गया है, सारा इलेक्ट्रॉन यहां फॉल किया है। कितने पे? -100 वोल्ट पे। ये कौन सा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब इस पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा तो करंट क्या होगा? देखिए यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट होगा हमारा 0, कोई भी करंट नहीं हुआ। लेकिन इसको जब पॉजिटिव साइड लेके जा रहे हैं आप, -30 +10 वोल्ट +60 वोल्ट, जब आप पॉजिटिव साइड ला रहे हैं तो इंटेंसिटी तो आपका I1 ही है पहले बार में, तो इलेक्ट्रॉन तो 100 ही निकलना है। अब इसी में से डिस्ट्रीब्यूशन होना है। 50 गिरा है, 50 पहुंचा है, फिर इसमें से 30 गिरेगा, फिर 70 पहुंचेगा और यहां पे फिर और आगे बढ़ेगा तो यहां एक भी नहीं गिरेगा, यहां सारा का सारा पहुंच जाएगा। तो जब यहां सारा का सारा पहुंच जाएगा तो करंट बढ़ते 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 हमारा एक सैचुरेशन वैल्यू पकड़ लेगा। किसके लिए? I1 के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए अगले टाइम पे यहाँ पे I2 इंटेंसिटी डाल देंगे तो 200 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला ना। अब 200 इलेक्ट्रॉन निकला है तो पहले 100 गिर गया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे यहाँ पे 200 गिरेगा। अगर इस पोटेंशियल को पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन गिरा रहेगा, 100 पहुंच जाएगा। तो मतलब इसका शुरू से ही वैल्यूज ज्यादा ये लेके चलेगा, यानी इसका सैचुरेशन भी हाई वैल्यूज पे होगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे सैचुरेशन ऊपर होता जाता है। इसको और सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कोई भी आदमी है, कोई भी एक स्टूडेंट है, बच्चा है, आप लोग हैं, आप लोग अगर बहुत हैप्पी हो और आपके मम्मी पापा से एक आपको गिफ्ट दिया जाए तो आप अपने लिए एक सेलफोन वगैरह पसंद करते हैं कि हमको सेलफोन चाहिए, बाइक चाहिए। लेकिन कोई आदमी जो व्यस्त है, जॉब कर रहा है, वो अगर हैप्पी होता है तो जाके गाड़ी खरीद लेता है या कोई फ्लैट खरीद लेता है या घर खरीद लेता है। लेकिन कोई बहुत रिच आदमी है मान लीजिए,
कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो पता चलेगा वो यॉट खरीद रहा है, आइलैंड खरीद रहा है, अगर बहुत रिच है तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग होता है और सैचुरेशन पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो वही इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ेगी, उसके पास शुरू से ही इनकम ज्यादा है, तो शुरू से ही बस स्टॉपिंग पोटेंशियल छोड़ के, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे सबका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टॉप्ड रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, आपने फ्रीक्वेंसी बदला नहीं है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे सारा इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा। लेकिन स्टॉपिंग से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ बढ़ेंगे, तो जो I1 इंटेंसिटी वाला है उसका ग्राफ जिस हाइट से चालू करेगा, जितने करंट से चालू करेगा, I2 वाला वो थोड़ा ज्यादा करंट से चालू करेगा और I3 वाला थोड़ा और ज्यादा करंट से चालू करेगा, और उन सब का रिस्पेक्टिव जो सैचुरेशन है वो भी हायर पॉइंट्स पे होगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा था। तो ये एक ग्राफ है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट करें, इसका जवाब आपको एक वीडियो या फिर कमेंट बॉक्स में ही दे दिया जाएगा। फिर हमारे पास है दूसरा ग्राफ। ये ग्राफ क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में यहां लाइट पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी, नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इंटेंसिटी फिक्स्ड कर दिए, तो अब इंटेंसिटी फिक्स्ड कर दिए, मान लीजिए I1 इंटेंसिटी कर दिए तो 100 इलेक्ट्रॉन ही निकलना है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना है। I2 करेंगे तो 200 निकलना है, I3 करेंगे तो 300 निकलना है, जो भी कर दिए एक बार आपने फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर दिया तो सबका सैचुरेशन तो सेम जगह पे आने वाला है। सैचुरेशन जो है, सैचुरेशन जो है वो सेम जगह पे आने वाला है, क्योंकि फाइनली अगर आप इसको कितना भी पॉजिटिव कर दें, अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहां पे 100 ही इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंचने वाला है ना, तो सैचुरेशन सेम होने वाला है, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो हमारा फिक्स्ड कर दिया है, इंटेंसिटी फिक्स्ड कर दिया है। लेकिन पिछले ग्राफ में हमने समझा कि अगर हम लोग इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो क्या असर पड़ता है। इंटेंसिटी चेंज करते हैं, पोटेंशियल तो चेंज हो ही रहा है, साथ साथ अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारे सैचुरेशन करंट पे असर पड़ रहा है। अब क्या हम लोग इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का कहां असर पड़ेगा वो समझने के लिए आपको आइंस्टीन के इक्वेशन को फिर से देखना पड़ेगा। ये ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं पहले भी, 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो उसमें हमारा फॉर्मूला एच न्यू माइनस फाइ नॉट, एच न्यू माइनस फाइ नॉट, फाइ नॉट, ये हमारा वर्क फंक्शन है, ये हमारा फिक्स्ड वैल्यू होता है, ये हमारा फिक्स्ड वैल्यू है। अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है तो क्या होगा, आपका ये इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाएगा, इसके पास ज्यादा एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये जो एनर्जी है ये इंक्रीज कर जाएगा, और अगर एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसका एनर्जी जो है वो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जा रहा है तो ये यहां पे पहुंचेगा ज्यादा आसानी से। पहले मान लीजिए -100 वोल्ट पे हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक लिए थे, स्टॉप कर लिए थे, लेकिन अब हम लोग -100 पे तो रोके थे, बट हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो जो करंट रुका हुआ था, करंट रुका हुआ नहीं रहेगा, एक्चुअली कुछ इलेक्ट्रॉन सब लीक करके पहुंचने लगेगा। अब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो इसको स्टॉप करने के लिए ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल चाहिए होगा, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल चाहिए, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, और ज्यादा केई बढ़ेगा, और ज्यादा केई बढ़ेगा, और ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल करना पड़ेगा। वैसे ही और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, और ज्यादा केई बढ़ेगा, और ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल करना पड़ेगा सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। इस तरीके से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो पीछे की तरफ खिसकता जाएगा, जबकि सैचुरेशन करंट जो है वो हमारा सेम जगह पे जाके लाई करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी जो है सबका सेम है, इंटेंसिटी सेम है।
आपने जो चेंज किया है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 3, इस वाले का 3 है, इस वाले का 2 है और इस वाले का 1 है। 1 वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, 2 वाले की फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उससे ज्यादा, तो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा। 3 वाले का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, उसका एनर्जी सबसे ज्यादा, उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, तो उसको स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल भी और ज्यादा लगेगा। इस तरीके से आप ये ग्राफ इजीली समझ जाते हैं। तो ये आपका अगला ग्राफ भी हो गया।